अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसको मैं कोशिश करूँगी, रफ़ टॉपिक है, बोरिंग है, तो थोड़ा सिंपल वर्ड्स में हो ताकि इजीली समझ आ जाए और एग्ज़ाम तक रिटेन भी हो जाए, और बल्कि फॉर लाइफ ही रिटेन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें मदर के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं 5 to 7 डेज़ के लिए, और वो क्लियर हो जाता है इन्फेक्शन। और बेबी में भी जो है वो बेबी भी उससे इन्फेक्ट नहीं होता। समटाइम्स ऐसे होता है इन्फेक्शन परसिस्ट कर जाता है और वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और उसके थ्रू मदर के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है और प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में भी ट्रांसमिट हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम इलनेसेस डिस्कस करेंगे, वायरस स्पेशली वायरसेस में जो किस तरह से बेबी को इन्फेक्ट करते हैं, उसमें अगर मदर को इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद वो उसके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, वहाँ से प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा जो बेबी में इन्फेक्शन है वो मदर की जो है जो ऑर्गन्स हैं या टिश्यूज़ हैं उससे डायरेक्टली भी ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे जेनेटेलिया में इन्फेक्शन हो गया मदर के, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो बेबी को ट्रांसमिट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा प्लेसेंटा के थ्रू जो एमनियोटिक कैविटी है उसमें इन्फेक्शन जाएगा और वहाँ से बेबी इफेक्ट हो जाता है। और स्पेशली जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो जिसने रैप किया होता है बेबी को, उसमें बहुत सारे जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक डिफेक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू जो है ना आराम से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन्वेड कर जाते हैं मेम्ब्रेन्स को और बेबी को अफेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से मदर से बेबी में इन्फेक्शन जो है वो ट्रैवल हो जाता है। इन्फेक्शन बहुत तरह के, टॉर्च इन्फेक्शन हम मेनली डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ओ से अदर इन्फेक्शंस है, ओ इज़ फॉर अदर इन्फेक्शंस, रूबेला, साइटोमेगेलो वायरस, हर्पिस वायरसेस। इसके अलावा जो अदर्स इन्फेक्शन है उसमें कौन से आते हैं, उसमें है हेपेटाइटिस बी, HIV, सिफिलिस एंड पेर्वो वायरस, ठीक है, ये सब आते हैं। जो रूटीन नाइस ने रिकमेंड किया एंटीनेटल स्क्रीनिंग के लिए जो आप कराते हो वो HIV है, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस, ये 3 टेस्ट रिकमेंडेड है, आपने मस्ट कराने हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस। और अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंशाल्लाह जो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे वो HIV है। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो बुकिंग पे आती हैं तो आप उनको ये टेस्ट रिकमेंड करोगे, बेस लेंस कराते हो, साथ ही आपने उनको हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस इनका टेस्ट भी आपने उनको कहना है, ठीक है। बुकिंग पे अगर वो डिक्लाइन करती हैं, नहीं कराना चाहती हैं, तो आप 28 वीक्स पे बुला के टेस्ट करा लेते हो दोबारा, ठीक है। 28 वीक्स पे भी अगर नहीं कराती तो एंटीनेटली जब भी कभी आती हैं आप तब करा लो, या लेबर में आती हैं तो आप उस टाइम टेस्ट उनके भिजवा दो सारे, उस टाइम पर भी नहीं तो पोस्ट नेटली आप कराओगे, ठीक है। तो लेबर में ये होता है कि आप जब टेस्ट उसके एक दफ़ा भिजवा देते हो, अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव नहीं भी आता और लेबर में आती है अचानक, उससे पहले उसने आपको चेकअप नहीं कराया, तो आपने उसको उसी लाइन पे ट्रीट करना है जैसे वो पॉजिटिव है उन टेस्ट के लिए, ठीक है। या फिर अगर उनके टेस्ट पॉजिटिव आ भी जाते हैं तो आपने उनको कंफर्मेशन के लिए दोबारा भिजवाना है उन सैंपल्स को, ठीक है। और बाकी अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं उस केस में। तो ये प्रोटोकॉल है कि आपने किस तरह से जाना है एंटीनेटल बुकिंग पे, ठीक है। उसके बाद आपने 28 वीक्स पे रिपीट, अगर वो बुकिंग पे नहीं कराए 28 वीक्स पे ऑफ़र करें उनको, ठीक है। या एंटीनेटली जब भी कभी आती हैं, लेबर में आती हैं तो भी आप ये टेस्ट भिजवाओगे या पोस्ट नेटली भिजवाओगे। हाँ, जो HIV है, HIV की जो प्रेवलेंस है 2013 से लेके 2014 तक UK के अंदर वो 0.3% है, ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली एज वाइज देखें तो 15 से लेके 44 ईयर्स ऑफ एज में जो इसकी एस्टिमेटेड प्रेवलेंस थी वो 1.7 पर 1000 वेमेन यहाँ पे है ड्यू हर्ट्स में, ठीक है। अच्छा, HIV जो इन्फेक्शन है ये इसमें जो 4 बातें आपने माइंड में रखनी है HIV से रिलेटेड जब भी एंटीनेटल मदर आपके पास आती है, कि इन पेशेंट्स को एक तो आपने स्क्रीनिंग करानी है, ठीक है। उसमें रिकमेंडेड HIV का टेस्ट तो ये आपने करा लिया, अगर ये पॉजिटिव आ जाती हैं तो इनको थ्रू आउट आपने ओरल रिट्रोवायरल थेरेपी देनी है, ठीक है। और इसके अलावा इनकी जो डिलीवरी होती है उसमें आपने देखना है कि वायरल लोड कितना है, उसके हिसाब से इनका या तो इनका प्रेफरेबल जो है ना मोड ऑफ डिलीवरी वो सिजेरियन सेक्शन है, ठीक है। और पोस्ट नेटली इनको अपने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए अवॉइड करना है, बेबी को ये ब्रेस्ट फीड नहीं कराएंगी। तो ये 4 बातें HIV से रिलेटेड है, एंटीनेटल स्क्रीनिंग फॉर HIV, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द डिलीवरी बाय नेक्स्ट इज़ द ओरल ट्रीटमेंट विद एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ द डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन एंड फोर्थ इज़ अवॉइडेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी पैथोजेनेसिस, इसकी टाइप्स क्या हैं? HIV की 2 टाइप्स हैं, HIV 1 है, 2 है, 1 ज़्यादा कॉमन है। और इसका बेसिकली पैथोजेनेसिस ये होती है किस तरह से इन्फेक्ट करेगी, ये रिट्रोवायरस है HIV।
रेट्रोवायरस का मतलब ये है कि अपने जो जीनोम है या अपना जो आरएनए है उसकी एक डीएनए कॉपी बनाता है और उस कॉपी को इंसर्ट कर देता है होस्ट सेल के अंदर फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। इस तरीके से इन्फेक्ट करता है। और ये किस किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है, ये ब्लड के थ्रू होता है HIV, नीडल शेयरिंग के थ्रू, ठीक है। और इसके अलावा जो है सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी होता है। मदर से चाइल्ड में होगा, एंटीनेटली भी, लेबर के दौरान, ड्यूरिंग डिलीवरी, इंट्रापार्टम एंड पोस्ट नेटली ये ट्रांसमिट होता है इन्फेक्शन। और इसका जो एंटीनेटल जो इसका है ट्रांसमिशन, वो इसका 20 से लेके 25% तक है। ये बेबी के अंदर जो है ना ट्रांसफ़र हो जाता है ये HIV। जो पोस्ट नेटली ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग है वो इसका 15% है रिस्क। बाकी क्या रिस्क फैक्टर्स हैं कि ये मदर से बेबी जो है, बेबी में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसमें यह है कि एक तो मदर का जो है HIV RNA लेवल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, या मदर में एक्टिव डिजीज़ हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर मदर का CD4 काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि इससे रिस्क बढ़ जाता है कि बच्चे के अंदर HIV इन्फेक्शन हो। इसके अलावा ऑब्स्टेटिकल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं कि अगर वेजाइनली डिलीवर करा रहे हो बेबी में तो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशन से ब्लड से कांटेक्ट होगा बेबी का। इसके अलावा प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स है, या कोरियो एमनाइटिस डेवलप कर लिया मदर ने, या कोई आपने इन्वेसिव प्रोसीजर यूज़ किया है, तो इन सब में रिस्क होता है कि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन जो है वो हो सके HIV का, ठीक है। और इसके अलावा पोस्ट नेटली अगर इस फैक्टर देखें तो प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स कराती हैं, या जिनकी बेबीज़ के अंदर कोई ओरल लीजन्स डेवलप हुई हुई हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू ये इन्वेट कर जाएगा वायरस। या फिर जो है अगेन वो इस लो CD4 काउंट या हाई वायरल DNA या RNA लेवल्स हैं मदर के अंदर, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और लो CD4 काउंट है, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये प्रीडिस्पोज करेंगी बेबी को फॉर इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा, HIV का प्रेवलेंस हो गया, ठीक है, किस तरह से ट्रांसमिट होता है, टाइप्स कितनी है हमने डिस्कस कर लिया, कौन सी बातों का ख्याल रखना है वो हमने डिस्कस कर लिया, डायग्नोसिस कैसे करेंगे। इसके लिए हमने HIV जो है एलाइजा के थ्रू, ठीक है, अगर पॉजिटिव एलाइजा टेस्ट आ जाता है, हमने स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो हमने एलाइजा करना है। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू उसको हम दोबारा से सेकेंड सैंपल लेंगे, ठीक है, और रिपीट ऐसे कराएंगे फॉर कंफर्मेशन, ठीक है। और साथ ही हमने CD4 काउंट भी कराना होता है और वायरल लोड भी चेक करना होता है, क्योंकि उसकी बेसिस पे हमने इसकी मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करना होता है, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन हमने काउंसिल भी करना होता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड हमने मैनेजमेंट प्लान उसका बनाना होता है पेशेंट का। तो इसलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। HIV अगर पेशेंट में आ जाता है तो आपने नेक्स्ट स्टेप ये लेना है कि उसकी फैमिली को, पार्टनर्स को, उसके पार्टनर को, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करना है, उनके टेस्ट कराने हैं कि वो पॉजिटिव तो नहीं है, ठीक है। तो अगर नहीं है तो उनको अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स बताने हैं क्या क्या लेने हैं इन पेशेंट्स में, क्योंकि इनमें ब्लड के थ्रू, इंटरकोर्स के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है, सिक्रेशंस के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो आपने, और ये इम्यूनोसप्रेशन कॉज करता है बेसिकली। HIV जो है ये आपके T लिम्फोसाइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को तबाह कर देता है, और उसकी वजह से एड्स जो है पेशेंट को इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो डेवलप होता है, और पेशेंट बहुत सारे इन्फेक्शंस को प्रीडिस्पोज हो जाती है। अच्छा, इसमें जो कब आपने क्या क्या आपने प्रिकॉशंस लेनी है, आपने एक तो फैमिली और फैमिली मेम्बर्स को आपने एजुकेट कर दिया, साथ ही आपने एंटीनेटली आपके पास आ रही है, आपने पेशेंट को एजुकेट करना है कि वो खुद से किस तरह से जो है इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से बचा सकती है, ठीक है। उसको एजुकेट करना है कि किन किन चीज़ों से ये फैल सकता है। हैंड वॉशिंग प्रॉपर करनी है, अपने यूटेंसिल्स जो है अच्छी तरह से धोने हैं, सेपरेट रखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है नीडल प्रिक इंजरी से ही फैलता है, आपने उसके लिए गाइड करना है उसको। और इसके अलावा जो है स्टाफ को आपने एजुकेट करना है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, अपने पीडियाट्रिक कंसल्टेशन करानी है, ठीक है। पीड्स को आप कॉल करते हो ताकि वो बेबी को आगे असेस कर सकें, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप करोगे, और आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करना है। सिजेरियन सेक्शन में आपने जैसे डबल ग्लव यूज़ करोगे आप, अच्छा, वाटर रिपेलेंट आपने गाउन यूज़ करना है, और इसके अलावा आपने लॉन्ग बूट्स जो उनसे होते हैं वो अपने साथ में गॉगल्स यूज़ करनी है, ठीक है। प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है, और ये अपने अपने जो है ना वो मेजर्स लेने होते हैं। और इसके अलावा जितने भी अपने उसमें कपड़े वगैरह यूज़ किए, लिनन के जो हो गए या स्वैप्स वगैरह यूज़ किया, आपने उनको इंसिनरेट करना है, ठीक है। इस तरह से आपने उनको करना है। अच्छा, इसमें जो ओरल ट्रीटमेंट आपने देनी है वो कह रहे हैं कि ज़िडोविडीन जो है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो है उसकी वजह से जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है वो रिड्यूस हो गया काफ़ी
काफ़ी हद तक न्यू बॉर्न के अंदर फ्रॉम पहले 27.7% था और अब 7.9% हो गया। ओरल ट्रीटमेंट तब तक इफेक्टिव है जब तक वायरल लोड उसका बहुत ज़्यादा नहीं है और CD4 काउंट उसका कम है, यानी कि ओरल ज़िडोविडीन मोनोथेरेपी अब तब तक दोगे, अदरवाइज़ आपको कॉम्बिनेशन थेरेपी देनी पड़ती है। मोनोथेरेपी अब तब दोगे अगर उसमें जो है CD4 काउंट जो है 350 सेल्स पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा है, ठीक है, और जो वायरल RNA है वो उसका 10,000 से कम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपने उसको मोनोथेरेपी देनी है ज़िडोविडीन के साथ। और बाकी आपने उसको नॉर्मली डिलीवर कराना है या फिर आपने उसको सिजेरियन सेक्शन से कराना है, वो इसके वायरल लोड पे होगा। HIV RNA कॉपीज़ पर ml अगर उसकी 50 से कम है तो आपने उसको वेजाइनली डिलीवर कराना है, ठीक है, एट 36 वीक्स। और अगर उससे ज़्यादा है, ठीक है, या स्पेशली 400 से ज़्यादा है तो आपने उसको सिजेरियन से ऑन सेफ साइड आपने उसको उस तरह से डिलीवर कराना है। अच्छा, अब आपने चाहे नॉर्मली डिलीवर करा रहे हो या सिजेरियन से डिलीवरी करा रहे हो, आपने उसको कब ऐसी कंडीशन होगी कि आपने ओरल नहीं IV देना है उसको, तो उसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि अगर उसका HIV RNA 1000 से ऊपर है, ठीक है, 50 से तो ज़्यादा है लेकिन 1000 से भी ऊपर है, तो आपने उसको ओरल नहीं IV ज़िडोविडीन देनी है। दूसरा ये है कि अगर उसकी रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, वो लेबर ले रही थी पहले, रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स हैं या उसका जो है ना प्लैंड सिजेरियन सेक्शन है, किसी भी वजह से वो आई है और उसका कोई वायरल लोड आपको नहीं पता, तो इस केस में आपने उसको IV ज़िडोविडीन देना है। अच्छा, अब ये पेशेंट जो है डिलीवर हो गई, आपने डिलीवर कर दी, सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने ले लिए। पोस्ट नेटली क्या रिकमेंडेशन है HIV के पेशेंट्स के लिए कि आपने इनमें पेशेंट्स में जो बेबीज़ होते हैं इनके 4 घंटे के अंदर अंदर आपने इनको ट्रीटमेंट देनी है ओरल ज़िडोविडीन के साथ फॉर 4 वीक्स, और इसके अलावा इनको आपने फार्मूला फीड देना है, ठीक है, इनको अवॉइड करना है ब्रेस्ट फीडिंग से इन बेबीज़ को। तो ये HIV से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट हेपेटाइटिस B है। हेपेटाइटिस B की जो 2013 से 2014 में जो प्रेवलेंस है हेपेटाइटिस B की वो 0.9 है, 0.9%, ठीक है। और इसका उन्होंने बताया है कि जो ओवरऑल प्रेवलेंस है UK के अंदर 0.14% है, 0.14%। इसमें जो एंटीनेटल विमेंस हैं उनके अंदर रूरल एरियाज़ के अंदर उनकी जो प्रेवलेंस है वो 0.05% से लेके 0.08% है, जबकि इनर सिटीज़ में इसकी प्रेवलेंस जो है वो 1% तक है। हेपेटाइटिस B की जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो फ्लू लाइक इलनेस होती है, ठीक है, फटीग हो गई, नोज़िया हो गया, जॉन्डिस हो गया। जॉन्डिस 30 से 50% केसेस में देखा गया है कि जॉन्डिस होता है, स्पेशली IV ड्रग यूज़र्स के अंदर होता है जॉन्डिस। और इसके अलावा 5% पेशेंट्स के अंदर हेपेटोमेगैली, स्प्लिनोमेगैली, लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है, ये सब होगा। 1% पेशेंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर हेपेटिक फेलियर डेवलप होता है। ये जो सब है इनकी रेजोल्यूशन जो होती है 3 मंथ्स लग जाते हैं इनको रिजॉल्व करते हुए, ठीक है। पार्टनर स्क्रीनिंग आपने मस्ट करानी है, अगर इसमें पॉजिटिव आ जाती है मदर के अंदर तो आपने साथ ही पार्टनर की भी स्क्रीनिंग करानी है, फैमिली मेम्बर्स की करानी है। अच्छा, इसमें जो इसका पैथोजेनेसिस क्या होती है कि ये डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है, हेपेटाइटिस B वायरस, जो कि लिवर के सेल्स को अफेक्ट करेगा। और इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है इसकी कि ये अगेन बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू और इंटरकोर्स के थ्रू, चाहे वेजाइनल इंटरकोर्स है या एनल इंटरकोर्स है, उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ नीडल्स, नीडल प्रिक इंजरीज के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? फ्रॉम एक्सपोजर टू द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 60 से 90 डेज़ का है हेपेटाइटिस B का। और इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट जो है कि वो ये हैं कि अगर वैसे तो हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन इन पेशेंट्स में पॉजिटिव आता है और ये इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, इनमें अगर ये वायरस रिजॉल्व कर जाता है, ठीक है, ये सीरम से डिसअपेयर हो जाएगा। अगर ये परसिस्ट करता है 6 महीने से ज़्यादा तो इसको हम क्रोनिक हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन कहेंगे, ठीक है। और ये 20 से लेकर 25% केसेस में ये क्रोनिक लिवर डिजीज़ में प्रोग्रेस कर जाएगा, फिर सिरोसिस डेवलप होगी और लेटर ऑन जाके हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इन पेशेंट्स के अंदर डेवलप होता है। इसमें जो MCQ वाइज भी जो इम्पॉर्टेंट है, हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होता है, इन्फेक्टिव होते हैं, लेकिन हाई इन्फेक्टिविटी इनकी कब होती है? जब इनके अंदर हेपेटाइटिस E एंटीजन पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, या वो पेशेंट्स हाईली इन्फेक्शियस होते हैं जिनके अंदर जो इसका हेपेटाइटिस B का वायरल DNA है वो उसके लेवल ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये दोनों पेशेंट्स इन्फेक्टिव होते हैं। हाँ, अगर हेपेटाइटिस B E एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी भी इनके अंदर है तो फिर इन पेशेंट्स की इन्फेक्टिविटी जो है वो लो हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। यानी इनका जो दूसरों को ट्रांसफ़र करने का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाता है अगर उनके अंदर हेपेटाइटिस B E एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बन चुकी है।
ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, पेरिनेटल जो ट्रांसमिशन होती है, अगर इनके अंदर हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन सिर्फ प्रेजेंट है लेकिन उसकी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है अलोंग विद हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, तो ये जो है ना, ये 70 से 90% ऑफ द केसेस ये बेबीज़ के अंदर इन्फेक्शन ट्रांसमिट करती हैं, ये वाली मदर्स। और जिनके अंदर हेपेटाइटिस बी एंटीजन एंटीबॉडी बनी हुई है, वो उनके अंदर जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन रिड्यूस होकर वो 10% होता है सिर्फ। ठीक है, तो इसके अलावा जो है जो इनकी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो मदर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा 95% जो है ना ट्रांसमिशन कब करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं बेबी में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, 95% ऑफ द केसेस ये उस टाइम बेबी में डिलीवर होता है ये वाला वायरस हेपेटाइटिस बी का। इसके अलावा कोई इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हो उसके थ्रू बेबी में ट्रांसमिट हो जाएगा, और पोस्ट नेटली ब्रेस्ट फीडिंग में भी होता है। लेकिन HIV की निस्बत, क्योंकि उसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड कराते हैं, इसमें ब्रेस्ट फीडिंग सेफ़ है क्योंकि इसमें बेबी को हम वैक्सीनेट कर देते हैं। ठीक है, विद इन 24 आवर्स। तो इसलिए ये बेबीज़ जो हैं ये सेफ़ होते हैं, इनको ब्रेस्ट फीड मदर्स करा सकती हैं। और इसके अलावा जो बेबीज़ के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है, मदर्स के अंदर सिम्टम्स बता दिए किस तरह से अपेयर होगा, ये इंक्यूबेशन पीरियड कितना है और फिर सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। जो बेबी के अंदर इन्फेक्शन होता है, कह रहे हैं 90% ऑफ द केसेस जो है ना क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। बच्चों में रिस्क ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन होता है जो न्यूनेट्स होते हैं 1 मंथ तक के जो होते हैं, और सिर्फ ये जो थोड़े बड़े होते हैं बच्चे, उनमें ये 5% देखा गया है। अप्रोक्सीमेटली 6% जो इन्फेक्ट्स हैं जो इन पॉजिटिव मदर से जो है इनके बच्चे होते हैं, उनके अंदर एंटी हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडी होती है। ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं ये एक्यूट हेपेटाइटिस डेवलप करते हैं 2 मंथ्स ऑफ एज पे। इनमें फ़ीवर होगा, जॉन्डिस, हेपेटिक टेंडरनेस होती है, अच्छा रेज्ड AST ALT LFTs डिरेंड होंगे इनके, और साथ में इनकी अगर लिवर बायोप्सी लेते हैं उन बच्चों की तो उनमें एक्टिव इन्फ्लेमेशन नज़र आएगी आपको। और जबकि जो बड़े ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं उनमें 1/3 केसेस में ये सिम्टम्स क्लासिकल डेवलप होते हैं। जो 2 मंथ्स ऑफ एज पे होते हैं वो इस तरह के क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं इनके अंदर। और डायग्नोसिस जो हम कराते हैं वो हेपेटाइटिस बी वायरस की हम सरफेस एंटीजन देखते हैं। ठीक है, और साथ ही हम ई एंटीजन भी चेक कर लेते हैं इसकी इन्फेक्टिविटी देखने के लिए, और ये एंटीबॉडी। ठीक है, कि ये जो है वो उसका स्टेटस देखने के लिए कि कितनी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है या कम है। जो इसका मैनेजमेंट है वो ये है कि अगर पेशेंट के अंदर, मदर के अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस पॉजिटिव आ गया है तो आपने इसको हेपेटोलॉजिस्ट के पास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और या फिर इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर देते हो। और जो बेबी है उसके लिए आपने वैक्सीनेट करना है उसको, और साथ ही उसका HPV DNA लेवल्स कराने हैं। अगर वो लेवल्स 1/10⁶ इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml से ज़्यादा हैं तो आपने बेबी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगानी है विद इन 24 आवर्स। तो ये बस इसकी मैनेजमेंट है। नेक्स्ट जो इन्फेक्शन हम डिस्कस करेंगे वो है रूबेला। अच्छा, हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड एक और चीज़ ये है कि इसका जो बेबीज़ हैं उनका 6 मंथ के बाद जाके आप एक टेस्ट भी कराते हो। ठीक है, कि इनमें जो है वो पॉजिटिव है या नहीं। जो रूबेला वायरस है, रूबेला जो है ये, इसको हम जर्मन ओल्ड टर्मिनोलॉजी में जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। जर्मन फिजिशियंस ने इसको दरियाफ्त किया था। रूबेला वायरस जो है UK जो बोर्न वुमेन है, क्योंकि MMR वैक्सीनेशन के बाद इसका बहुत ज़्यादा कम हो गया है इसका इंसिडेंस, तो UK बोर्न वीमेन जो होती हैं उनमें इसका जो प्रेवलेंस देखिए वो लेस दैन 2% है। जबकि इमिग्रेंट्स जो हैं जो दूसरी कंट्री से आती हैं वीमेंस, उसके अंदर 4 से 8% तक देखा गया है इसको। और ये टोगा वायरस होता है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, नेज़ोफेरिंक्स को इन्फेक्ट करेगा और वहाँ पे सिक्रीशंस के अंदर ये मल्टीप्लाई करता रहता है, वहाँ रेप्लिकेट करता है, और उसके बाद ये जाता है, वायरीमिया डेवलप होता है 1 वीक के बाद, और उसके बाद फिर ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रैवल करेगा, प्लेसेंटा में जाएगा और ये फीटल इन्फेक्शन कॉज करता है। इसके जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो हेडेक, सोर थ्रोट, कफ, ठीक है, फीवर, मेलेस, कोराइजा, माइल्ड कंजक्टिवाइटिस होगा, और साथ ही इसमें रैश डेवलप होता है और फिर लिम्फेडिनोपैथी डेवलप होती है। और लिम्फेडिनोपैथी स्पेसिफिकली इसकी पोस्ट ऑरिकुलर और सब ऑक्सीपिटल और सर्वाइकल होती है। ठीक है, अच्छा, और जो इसका ओवरऑल जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है रूबेला का वो 14 से 21 डेज़ है। ठीक है, अप्रोक्स 2 वीक्स कर लो।
और इसमें जो रैश होता है वो बिहाइंड द ईयर्स होता है, फेस पे होता है, नेक पे होता है और फिर ट्रंक पे स्प्रेड करता है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी लेटर ऑन जाके देखें तो 1 in 3000 में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप होता है और 1 in 6000 में पोस्ट इन्फेक्शन एनकेफेलाइटिस डेवलप होता है। ठीक है, बड़ों में देखा गया आर्थराइटिस, आर्थ्रेल्जिया भी देखा गया है। ठीक है, आफ्टर रूबेला इन्फेक्शन। जो मेटरनल रूबेला इन्फेक्शन है, ठीक है, उसके बाद जो बेबी में ट्रांसमिट होता है वो तो या तो रिस्क ऑफ फीटल मिसकैरेज होगा और या फिर अगर वो बेबी पैदा हो जाता है तो उसमें कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, जिसमें कि 3 तरह के डिफेक्ट आपने याद रखने हैं। एक तो आई डिफेक्ट, ईयर डिफेक्ट, कार्डियक डिफेक्ट, साथ ही माइक्रोकेफली, इनके सर छोटे होते हैं, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है इनमें। ठीक है, ग्रो नहीं कर पाते और साथ ही इनमें इन्फ्लेमेटरी लीजन्स होती है ब्रेन के अंदर, जिसमें इनकेफेलाइटिस होगा। ठीक है, हेपेटाइटिस होगा, लिवर में लीजन्स होती हैं, लंग्स में, बोन मैरो में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप होता है। ठीक है, तो जो डिफेक्ट्स होते हैं आई डिफेक्ट्स में, उसमें कैटरेक्ट, मोतिया। ठीक है, इसके अलावा इनमें ग्लोकोमा होता है, रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर होगा जिसकी वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है और जो आई डिफेक्ट्स है उसमें माइक्रोफ्थेल्मिया होगा, छोटी छोटी आंखें होती हैं इनकी। ठीक है, और रेटिनोपैथी भी डेवलप होगी। इसके अलावा जो कार्डियक डिफेक्ट हैं उसमें पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, सेप्टल डिफेक्ट्स होंगे। ठीक है, कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा होगा और इसके अलावा ईयर डिफेक्ट्स के अंदर डेफनेस होती है। ठीक है, जितनी अर्ली जेस्टेशन है स्पेशली 8 to 10 वीक्स पे, उतना ज़्यादा फीटल को तकरीबन 90% तक डैमेज होता है। लेकिन अगर 11 से 16 वीक्स के ऑनवर्ड देखा जाए, स्पेशली आफ्टर 20 वीक्स, रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जो बिल्कुल ज़ीरो होता है इन्फेंट्स के अंदर। तो इसमें जो आप जो टेस्ट कराते हो उसमें, अच्छा, बेबीज़ जो होते हैं लॉन्ग टर्म में जाके इनमें डायबिटीज़ भी डेवलप हो सकती है और इनमें स्किज़ोफ्रीनिया जो है ना वो भी इनमें डेवलप होता है। डायग्नोसिस अब इनमें IgM IgG कराते हैं। ठीक है, IgM यूजिंग फ्लोरेसेंट इम्यूनोएसिड टेक्निक के थ्रू हम IgM डिटेक्ट करते हैं, वो रिसेंट इन्फेक्शन शो करेगा। ठीक है, और IgG जो है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी शो करती है अगर उसके अंदर पॉजिटिव आ जाती है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अगर IgM आता है वो रिसेंट इन्फेक्शन है और उसका IgM कब डिटेक्ट होगा इन पेशेंट्स में, आफ्टर एक्सपोजर विद इन 5 to 7 days ये IgM डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, और अगर आपको सस्पिशन है तो अगर उन दिनों में नहीं भी हुआ, फ़ौरन से आपने करा लिया, तो आप 5 to 7 days तक उसको रिपीट करा लें। और जो IgG है और ये परसिस्ट करती है IgM फॉर 2 months और IgG जो है ये 2 वीक्स के बाद डेवलप होना शुरू होती है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग परसिस्ट करती है। यानी रूबेला की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। और इसके अलावा हम एक और टेस्ट है, थ्रोट स्वैब से भी हम वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर और अच्छा टेस्ट IgM है और IgG है। मैनेजमेंट रूबेला की ड्यूरिंग जो है वो प्रेगनेंसी या कुछ इसका ट्रीटमेंट नहीं है। एक दफ़ा डायग्नोज हो गया इसका, प्रेगनेंसी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं इसके लिए कि ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस करनी है। ठीक है, फॉर 7 days आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रैश। और इसमें जो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका भी कोई रोल नहीं बताया गया। ठीक है, अर्ली जेस्टेशन में पेशेंट प्रेजेंट करती है तो उसमें आप उसको टर्मिनेशन एडवाइस करते हो। ठीक है, और अगर वो लेट जेस्टेशन में अगर प्रेजेंट करती है आफ्टर 20 वीक्स तो आप उसको ब्लड सैम्पलिंग के लिए, प्री नेटल डायग्नोसिस के लिए काउंसिल करोगे। उसमें ब्लड सैम्पलिंग करते हो, रूबेला स्पेसिफिक IgM देखते हो बेबी के अंदर, या फिर RNA उसका बेबी का भी साथ देखते हो बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR। ठीक है, तो ये आप टेस्ट करा लेते हो, उसको आप काउंसिल करोगे प्री नेटल डायग्नोसिस के लिए। और जो इसकी वैक्सीनेशन होती है रूबेला की, वो या तो आप प्री प्रेगनेंसी उसको वैक्सीनेट कर दो और 1 महीने के लिए उसको कोई प्रेगनेंसी करने से वो अवॉइड करेगी, या फिर आप पोस्ट नेटल आप उसको वैक्सीनेट कर सकते हो रूबेला के लिए। आज हमने यही 3 इन्फेक्शंस करने थे और बाकी के इन्फेक्शंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इसका देख सकें, क्योंकि मैटरनल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और फीटल इन्फेक्शंस भी हैं। तो इंशाल्लाह वो थोड़ी थोड़ी ऑडियो में वो सारे कवर हो जाएंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।